चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर सप्लाई टॉपिक को। सप्लाई के बारे में हमने ये जाना था कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर जो है जीएसटी चार्ज होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट पर आईजीएसटी लगता है। वहीं यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर इंट्रा यूटी सप्लाई हो रही है तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगा करता था। और दूसरी तरफ अपन देखें तो अगर कुछ यूटीज ऐसी थी जिनको क्या दे रखा था, स्टेट का दर्जा, इक्विवेलेंट टू स्टेट हुआ करती थी कुछ यूनियन टेरिटरी, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि जो यूनियन टेरिटरी इक्विवेलेंट टू स्टेट है कौन कौन सी थी? दिल्ली, सेकंड पौंडीचेरी, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों के अंदर अगर इंट्रा सप्लाई होगी, इंट्रा यूटी, तो भी क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। बाकी सारी यूनियन टेरिटरी में क्या लगेगा? यूटी सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 9 के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीजें बेसिक्स के अंदर जीएसटी में काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 किसका है? सीजीएसटी एक्ट का है ये। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेनली अपन को यहां पर सीजीएसटी एक्ट ही पढ़ना है। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, हाँ इसी चैप्टर में सप्लाई। आने वाले 10 दिनों तक सप्लाई चलेगा। सबसे टाइम कंज्यूमिंग यही है और एक आईटीसी है, बाकी सब छोटे छोटे 4-5 क्लास के। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बात करता है? देखिए, हमने ये देखा कि सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब लगता कैसे है, कौन लगाएगा, क्या करेगा, किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ये सारी बातें अपन को यहां पर करनी है। सेक्शन 9 के अंदर अपन को टोटल मिलाकर के 5 सबसेक्शन पढ़ने हैं। वो 5 सबसेक्शन कौन से, आइए देखते हैं पहले। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। सेकंड हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। थर्ड हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। फोर्थ सेक्शन जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड 5 उसके बाद। अब इन सेक्शंस में क्या क्या बोला गया है? देखिए टोटल मिलाकर के अपन को 5 सबसेक्शन पढ़ने हैं। पहला सबसेक्शन हमको क्या बताएगा? पहला सबसेक्शन अभी तो अपन शॉर्ट में देख रहे हैं पढ़ना क्या है, फिर एक एक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहला सबसेक्शन अपन को बताएगा टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में। दूसरा जो अपना सबसेक्शन है वो बताएगा टैक्सेस नॉट टू बी चार्ज्ड ऑन सर्टेन गुड्स,
टैक्सेस की जगह जीएसटी वर्ड लिख लेना, जीएसटी नॉट टू बी चार्ज्ड। ये सबसेक्शन 2 बताएगा आपने। उसके बाद में सबसेक्शन 3 बताएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऑन सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज के बारे में। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 टैक्स ऑन सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 टैक्स cases when tax will be paid by ECO। ये 5 सेक्शंस अपन को सेक्शन 9 में पढ़ने हैं। अब अपन एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। ये चार्ट आपको एक पेज पर रखना है, इसको छोड़ देना है उस पेज को। इसमें अपन बाकी बातें अभी सेक्शन पढ़ेंगे, फिर यहां पर ऐड ऑन करेंगे शॉर्ट में। चलिए अब अपन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 को डिटेल में जानते हैं कि इस सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है। देखिए क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, इसीलिए ये आईजीएसटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। आईजीएसटी किस पे लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई पर। उसके बारे में ये कोई भी बात नहीं करने वाला है। ये ओनली इंट्रा स्टेट नेचर की सप्लाईज पर बात करेगा। तो क्या बोलता है ये सेक्शन? देखो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 बोलता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस की अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, मतलब विद इन स्टेट, तो उसके ऊपर हम सीजीएसटी लगाएंगे। सर ओनली सीजीएसटी? एसजीएसटी भी तो लगता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये कौन सा एक्ट है? ओनली सीजीएसटी एक्ट। तो ये ओनली सीजीएसटी की बात करेगा। बट जहां सीजीएसटी है वहां एसजीएसटी है ऑटोमेटिकली, वहां पे लगता है एसजीएसटी ऑटोमेटिक, बट यहां पर वो बात नहीं करेगा। देखिए क्या बोला गया है उस सेक्शन के अंदर, अपन जानते हैं। ये देखो ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है। क्या बोलता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1? A tax called Central Goods and Service Tax CGST shall be levied, मतलब लगेगा किस पर? ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इंट्रा स्टेट मतलब कब कब किसी सप्लाई को इंट्रा स्टेट मानेंगे, ये भी एक सवाल आता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई कैसे पहचानी जाएगी? जब सप्लायर ऑफ गुड्स
एंड बायर ऑफ गुड्स। सिंपल शब्दों में, आगे ये डिटेल में थोड़ा सा अलग भी होगा। जब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड बायर दोनों सेम स्टेट के हो, तो सप्लायर रिसिपिएंट जब दोनों सेम स्टेट के होते हैं तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। क्या सर ये बात 100% सही है? नहीं। क्यों नहीं है? हम आगे जाकर के एक प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों एक ही स्टेट में आ रहे हैं तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब जिस स्टेट का सप्लायर है उसी स्टेट में क्या माना जा रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भाई सप्लायर भी इसी राज्य का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां आ गया? इसी राज्य में। उस केस में उसको क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। फिर क्या लगता है उस पर इंट्रा स्टेट है? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। बट वो आगे की बात है। अभी सिंपल शब्दों में जाने तो सप्लायर और रिसिपिएंट जब दोनों एक ही राज्य के अंदर हो तो फिर उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा और उस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी। जहां सीजीएसटी है वहां एसजीएसटी ऑटोमेटिकली। सर एग्जाम में आया तो एसजीएसटी भी लिख के आ जाऊं क्या? नहीं। आप लिख रहे हो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में ये बोला गया है, तो क्या हम इसमें एसजीएसटी लिख सकते हैं? वो गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? जब वो सेक्शन ये बात बोलता ही नहीं है तो हम उस सेक्शन का नाम लेके कैसे लिख सकते हैं? जैसे कई बार होता है, मान लो आपने कोई बात नहीं बोली, किसी और ने आपका नाम लेके बोल दी, बोले उसने तो ऐसा बोला, होता होगा ना तुम्हारे साथ में। तो फिर तुम क्या करते हो? उसको जाते हो, ठीक है, थोड़ा बढ़िया सा एक दो लात घुसे लगाते हो उसके, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं है तुम तो बातचीत करते हो, चिल्लाते हो, बोले मैंने तो बोली नहीं, तूने उसको कैसे बोला। ऐसा ही सेक्शन के साथ में, जब भी आप सेक्शन के आउट कर रहे हो तो ध्यान रखे जो बात उसमें नहीं है वो कभी मत लिखना। जितना सही है उतना ही लिखना है, बाकी बात आपको लिखनी है अलग से लिख दो नोट डाल के, बट उस सेक्शन ये मत लिखना कि ये सेक्शन ये बात बोलता है, तो सब कुछ गलत हो जाएगा आपका। तो पहली बात तो बड़ी सिंपल सी थी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लोज 1 में, कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ये लगता है। एक चीज जिस पर ये नहीं लगता था, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहां पढ़ा था अपन ने? बताओगे मुझे? कौन से आर्टिकल में पढ़ा था? आर्टिकल 366 क्लोज सब आर्टिकल 12 ए के अंदर पढ़ा था। वहां पर जीएसटी की डेफिनेशन दी गई थी कि जीएसटी शैल बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहां पर फिर से ये आया, इन्होंने देखो क्या बोला, हाउ एवर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सीजीएसटी। मतलब लीकर के ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर कई बार क्या होता है कि आपको मान लो एक दारू की दुकान खोलनी है, ठीक है। आजकल आज तो मॉल जैसे खुल गए, शोरूम जैसे बढ़िया बढ़िया, देख के इच्छा होगी एक तो ले लूं मैं भी, ठीक है। और बोतलें भी ऐसी होती है उसकी अच्छी अच्छी, ठीक है, बढ़िया डिजाइनर, जिसमें बाद में मनी प्लांट लगाते हैं अपन। तो अब ये जो ठेका खोलना है आपको, अब इसको खोलने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस। ऐसे थोड़ी क्या कल को लेके बैठ गए रोड पे, लो 4 बोतल लगाई, ले लो 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कौन देगी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब तुम्हें लाइसेंस देगी इस दारू की दुकान को खोलने का, तो उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं? सवाल ये, क्योंकि लीकर को तो बाहर किया गया। सर ये लाइसेंस देते हैं लीकर का स्टोर चलाने के लिए, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं? तो आगे जाकर के आएगा ये, वे यहीं पे मैं आपको बता दूं नहीं लगेगा उस पर भी। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता, और ये स्टोर खोलना हो उसके लिए जो लाइसेंस दिया जाता है उस पर भी नहीं लगता, दोनों के ऊपर नहीं लगता। तो क्लोज टू ये बोलता है कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है इसके बाहर है। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अब आप अपने चार्ट में जाओ, वहां पे लिखो पहला पॉइंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर, शॉर्ट में। अपने को ऐसा बनाना है कि अपन एग्जाम टाइम में पढ़ना चाहे तो पढ़ पाए आराम से शॉर्ट के अंदर। एक मिनट रुको। हम्म, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया देखो यहाँ,
CGST will be charged on, कौन है ये, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इतनी खतरनाक उबासी मत लो भाई। ऑनलाइन वालों को भी नींद आ जाएगी। कौन था ये, रिदम। देखो इतनी ताकत तो एक तो उसमें है, एक करण में है, ऐसे ही अंदाजा लगा सकता हूँ मैं। और वरदानी तो आज सीधा सो जाता है वो बिना उबासी के सीधा। तो सीजीएसटी सबसे पहली बात किस पे चार्ज होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर चार्ज होगा, ये बात बोली। सेकंड, नो जीएसटी ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये दो बातें अपन जान चुके हैं इसके अंदर। चलो अब इधर आ जाते हैं। तो देखो अभी तक अपन ने ये जान लिया, देखो अभी तक इन्होंने क्या क्या बोला है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी लगेगा लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। अभी तक इन्होंने इतनी बात बोली है। अब तीसरा सवाल आता है, बोले जीएसटी लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, तो अब हमारा सवाल है किस वैल्यू पर लगेगा और किस रेट से लगेगा। तो बोला जिस वैल्यू पर लगेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। बोला किस वैल्यू पर जीएसटी लगता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, इसके लिए अपन पढ़ेंगे आगे जाके सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर। वहां पर ये निकालना अपन सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्रैक्टिकली पूरी निकालनी पड़ती है, और उसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो अभी अपना अगला पहला सवाल, पहला तो जवाब ये दिया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी लगेगा लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा। किस वैल्यू पर लगेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो कि सेक्शन 15 में बताई गई है। अच्छा किस रेट से लगेगा, उसके लिए अलग अलग रेट बता दिए। देखो रेट्स क्या क्या बताई गई है कि भाई जीएसटी काउंसिल जो बताएगी उस पर लगेगा, और जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग बता रखी है। और मैक्सिमम रेट मैंने आपको पहले ही बताई सीजीएसटी की कितनी है, 20%। देखो इन दोनों पॉइंट को पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, वैल्यू फॉर लेवी, किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 15 में जैसे बताई गई। और इसके लिए पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। अगली बात आती है अब किस रेट से लगेगा। तो रेट ऑफ सीजीएसटी गुड्स और सर्विसेज पर कौन बताता है, ये रेट डिटरमाइन करने का काम किसका था, कौन सा डिपार्टमेंट कौन करता था, जीएसटी काउंसिल करती थी। अच्छा कोई एग्जम्पशन देनी है तो कौन करेगा, और कोई इनकम टैक्स की वेबसाइट पर प्रॉब्लम आ गई तो कौन ठीक करेगा, जीएसटीएन ठीक करेगा। रिटर्न भरने की प्रोसेस जो डिजिटल है उसको कौन पूरा कराएगा, जो रिटर्न भर दिया है या रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है उसको अप्रूव कौन करेगा, काउंसिल कहाँ करेगी, ये कहाँ है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, बोले आज तो लो तेरा अप्रूव कर दिया। ऐसे काम कौन करेगा, जीएसटी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो करेंगे, ठीक है, वो अप्रूव करेंगे इसको। तो ये देखिए क्या बोला गया इसके अंदर कि जो रेट्स है वो कैसे रखी जाएगी, जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। ब्रॉडली जो जो रेट्स है, एक नील रेट भी है, 0 रेट से जीएसटी कुछ भी नहीं लगता, मतलब उस पर 0%, 0.125%, 1.5%, 2.5, 6, 9, 14%, अलग अलग रेट है, और 20% भी है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट कितनी होगी सीजीएसटी की, 40%, इससे ज्यादा नहीं होगी। नोट दीज रेट्स आर ऑफ सीजीएसटी, इसका मतलब इक्वल्स टू दी एसजीएसटी शेल ऑल्सो बी लेविड ऑन ईच ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये बात अपन पहले से जानते थे, ये तो अब बता रहा है कि जीएसटी की रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 40% हो सकती है। फिर बोला चलो किस इंट्रा स्टेट नेचर की सप्लाई पर लगाएंगे हम सीजीएसटी, पहली बात बोली, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगाएंगे। तीसरी बात क्या बोली, किस पर लगाओगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगाओगे। चौथी बात क्या बोली फिर कि किस रेट से लगाओगे, अब ये भी तो बताओ। बोला ये सब बता दिया। बोला अब टैक्स कैसे जमा कराऊं,
भाई टैक्स निकल गया, सब कुछ निकल गया, अब कैसे जमा कराऊं, क्या करूं? तो क्या बोला, टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। भाई कैसे करना है, एज में प्रिस्क्राइब, पूरा का पूरा डिटेल प्रोसीजर है, पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर आएगा आगे जा करके, जैसा वहां पर बताया गया है वैसे वेबसाइट पर जाना, ऑनलाइन जाके टैक्स पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देना, वो प्रोसेस अलग है। तो ये सारी बातें समरी निकल के इसकी आती है। तो देखिए अपन ने 2 पॉइंट देखे थे। तीसरा पॉइंट, जीएसटी किस पर चार्ज होगा? जीएसटी चार्ज ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू को कहां बता रखा है? सेक्शन 15 में बता रखा है। जीएसटी की रेट्स रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। वो रेट्स नहीं लिखी उस सेक्शन में, वो तो समझने के लिए अपन ने लिखा है कि कौन कौन सी रेट है। मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी, ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 हो गया। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर हम क्या लगाएंगे? सीजीएसटी। पहली बात इन्होंने बोली, लेकिन बोला थोड़ा सा रुको, बोला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगाएंगे। लेकिन बोला ठीक है, अब जीएसटी लगाओगे तो किसी वैल्यू पे भी तो लगाओगे। बोला हाँ। बोला कौन सी वैल्यू पे लगाओगे? बोला ट्रांजेक्शन वैल्यू। बोले ये कैसे निकालनी है? बोला सेक्शन 15 पढ़ो जाके, वहां मिलेगा। बोला ठीक है। बोला आप किस रेट से लगाए ये भी तो बताओ, वैल्यू निकालना तो तुमने बता दिया, अब वैल्यू के ऊपर ही तो मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। बोला वो रेट कौन बताएगा? बोले जीएसटी काउंसिल के पास जाओ, वो बताएगी, उन्होंने अलग अलग बना रखी है। बोले पे कौन करेगा? बोला टैक्सेबल पर्सन। बोला सर कोई टैक्सेबल पर्सन के अलावा भी हो सकता है? बोला हो सकता है। मान लो कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको, तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा? जैसे मान लो किसी को एग्जम्प्ट कर रखा है, बोला इन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं, तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन है? नहीं। तो क्या वो जीएसटी पे करेगा? नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन, जिस पर जीएसटी लगता है, जिस पर जिम्मेदारी है। कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसको जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होगा वही तो जीएसटी का इनवॉइस बना के जीएसटी लगाएगा, वरना अनरजिस्टर्ड आदमी थोड़ी लगा सकता है। आज मान लो ये पाटीदार ने गीतांश को कोई पेन बेच दिया, ये थोड़ी ले तेरा बिल बनाऊं जीएसटी का, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कैसे बना देगा आप जीएसटी का बिल? तो इसीलिए वो रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तो ये सारी बातें कही गई थी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर। इसमें किसी का कोई सवाल डाउट बताओ फटाफट से, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ जाए। चलो अगला सेक्शन क्या बोलता है देखिए। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, क्या सरकार फ्यूचर में चाहे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी लगा दूं, तो क्या लगा पाएगी? क्यों नहीं लगा पाएगी? पावर ही नहीं है। पेट्रोल पे लगाना चाहे तो लगा सकते, पावर है लेकिन लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगाई? सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ने बोला, बोला ये कुछ चीजें हम बता रहे हैं, इनके ऊपर अभी फिलहाल जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन काउंसिल ने बोल दिया, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दे दी, उस दिन से फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फिलहाल अभी भी जीएसटी नहीं लगा है, बट अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है तो इनके ऊपर जीएसटी लग सकता है। ये बात, ये चीजें पहले भी आई थी, अपन ने बात करी थी। पहली चीज क्या है? पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोलियम क्रूड क्या है? मतलब कच्चा पेट्रोल। क्रूड ऑयल जैसे होता है ना कच्चा तेल, जिससे फिर अपन आगे जो है डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से, उसको बाहर रखा गया है अभी भी, मतलब अभी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो टेक्निकल रीजन है कि भाई इन चीजों पर जीएसटी क्यों नहीं लगता। अपन बातचीत में नॉर्मली आप कर लेते होंगे, बोले इस पे जीएसटी लगा दो, ये लगा दो, तो जब रिकमेंडेशन यहाँ से आएगी, और यहाँ से कब देंगे वो? देखो इस काउंसिल देगी, काउंसिल में कौन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर,
और हर राज्य का एक आदमी होता है। तो जब पूरा देश तैयार होगा तभी तो वो रिकमेंडेशन देंगे। तो इसका मतलब बोल तो देते हैं, अशोक गहलोत जी बोल दिए, बोले इसको जीएसटी में लाओ, और काउंसिल में जाके खुद ही बोले अरे नहीं नहीं हमारा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ऐसे जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो पहली चीज पेट्रोलियम क्रूड। सेकंड हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल मतलब नॉर्मल डीजल ही है, बट इसका टेक्निकल नेम जो है हाई स्पीड डीजल होता है, अपन इसको शॉर्ट में डीजल बोलते हैं। और जो आप आपकी गाड़ी में जनरली डलाते हैं पेट्रोल, उसको टेक्निकल नाम है मोटर स्पिरिट। पेट्रोल पंप पे जाना, बोलना मोटर स्पिरिट डाल दो, बोले ये क्या है, पागल हो गया क्या, घर जा। उसको ही नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे जाके बोलना मत तुम पेट्रोल पंप पे, भगा देगा, बोले कौन सी मोटर डालू। तो मोटर स्पिरिट जो है, वो मोटर स्पिरिट जो है पेट्रोल ही होता है, कॉमनली पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। अब इसके ऊपर भी अभी भी जीएसटी नहीं लगता। नेचुरल गैस, सीएनजी वगैरह होती है, ऑटोज में डलती है, ठीक है, आप देखोगे तो उनके ऊपर भी जो है अभी भी जीएसटी नहीं लगता। और एक ये है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिससे हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है। अब एरोप्लेन में अलग पेट्रोल डलता है भाई, नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलता, वरना पता चले पेट्रोल प्लेन उतर रहा है, बोले हट जाओ ये भराएगा पहले, नॉर्मल नहीं डलता। ठीक है, तो वो वो उसके लिए क्या होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा, मतलब दोनों में फर्क क्या होता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा, अरे हंसो मत, इधर ध्यान दो। एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है ना, वो ज्यादा बोल सकते हैं रिफाइंड होता है नॉर्मल से ज्यादा, ये महंगा भी आता है थोड़ा। जैसे इसको कौन लेता है भाई, जैसे स्पाइस जेट कंपनी है, अब वो पहले से लेके रखते हैं। आप कभी एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे तो ट्रक भरे हुए होते हैं, पहले से ट्रक लगे हुए होते हैं जिनमें फ्यूल होता है, फिर वो फ्यूल जो है डाला जाता है। और जब भी कोई प्लेन हाईजैक होता है तो सबसे मेन समस्या फ्यूल की आती है। ठीक है, आपने देखा है कुछ हाईजैक की स्टोरीज वगैरह देखी, जैसे कंधार हाईजैक हुआ था एक, पता है आपको, इंडिया में कंधार हाईजैक एक हुआ था। उसमें क्या करा था, शायद नेपाल से एक प्लेन आ रहा था इंडिया, उसको हाईजैक कर लिया कुछ लोगों ने। हाईजैक करके पहले दिल्ली आए, दिल्ली के यहाँ पे उड़ाया, दिल्ली आने वाली थी, वहां से अमृतसर ले गए। अमृतसर में बोला इसमें फ्यूल डाल दो, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट सोचती है कि फ्यूल क्यों डाले, इनको पकड़ ही लेते हैं। तो थोड़े टाइम 10 से 15 मिनट लगे, जितने में वापस उड़ गए वो। वापस उड़ के वो ले गए पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पाकिस्तान वालों ने उतरने नहीं दिया, ठीक है। फिर वापस आ गए इधर, बोले चलो इधर घुमा लो आप, प्लेन है कहीं भी घुमा लो वापस। तो फिर उन्होंने वापस घुमा लिया। और वो घूम किस लिए रहे थे, फ्यूल नहीं था उसमें। अब फ्यूल नहीं हो तो ऊपर से सीधा नीचे गिर जाएगा प्लेन, कुछ मतलब ही नहीं है। फिर उन्होंने जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान के अंदर उसमें फ्यूल भरा गया, और उस टाइम पे कुछ लोगों को छुड़वा भी लिया गया नेगोशिएट करके, बोले हम इसमें फ्यूल डालेंगे, इतने लोगों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, फिर छोड़ा गया। फिर वो उड़ा करके उसको ले गए तालिबान। तालिबान का राज था अफगानिस्तान में, कंधार में, कंधार में लेके चले गए। इसको बोलते हैं कंधार हाईजैक, ठीक है। अब वहां कंधार हाईजैक में क्या हुआ, तालिबान था, तालिबान नेगोशिएट कर रहा था इंडिया के साथ में कि हम इसको छुड़वा देते हैं, कोई नहीं, इनकी मांगे मान लो। फिर उन्होंने काफी सारे आतंकवादियों को आजाद करवाया था, मसूद अजहर वगैरह, ऐसे कुछ थे, काफी सारे आतंकवादियों को आजाद करने की उन्होंने रखी थी, पैसे भी खूब मांगे थे। बट बाद में सेटलमेंट थोड़ा कम पे हो गया, कुछ आतंकवादियों को छोड़ा गया उस टाइम पर, कुछ पैसे दिए गए उनको। उस टाइम पर ये जो सारा काम करने वाले व्यक्ति थे वो थे अजीत डोभाल, जो आप अभी जो है हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एनएसए बोलते हैं। उन्होंने सारा काम कराया। तो उनकी लाइफ पढ़ो आप, आपको मजा आ जाएगा उनकी लाइफ स्टोरी देख के। मतलब वो अलग अलग देशों में जाकर के अलग अलग तरीकों से रहे, कि कैसे रहते हैं वहाँ के। पाकिस्तान में जाके रहे कई साल तक, पता नहीं चल पाया, काफी सारी चीजें करी। फिर फाइनली जिस आतंकवादी को छोड़ा गया, उसने 26/11 किया, जो मुंबई के अंदर था, उसी व्यक्ति ने जाकर के। तो फ्यूल जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक प्लेन के अंदर। तो ये फ्यूल जो चीज है, ये नॉर्मल वाला पेट्रोल अलग है, ये वाला पेट्रोल अलग है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो इन चीजों को अभी बाहर रखा गया है, बट फ्यूचर में अगर लाना चाहे तो लाया भी जा सकता है इनको, ऐसा कुछ नहीं है कि इन पर लगेगा नहीं। इन फ्यूचर जब ऐसी कुछ महंगाई बढ़ेगी या ऐसा कुछ मुद्दा आएगा, तब वापस से इसकी मांग उठती है। कभी कभी जब भी पेट्रोल की रेट बढ़ती है तो विपक्ष वाले तैयार हो जाते, बोले जीएसटी में लाओ, जीएसटी में लाओ। तो ये चलता रहता है ऐसी चीज। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ने इतनी सी बात बोली।
सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 4 एक साथ कनेक्टेड है दोनों। पहले 9 सबसेक्शन 2 लिख लेते हैं। 9 सबसेक्शन 2 में लिखो जीएसटी विल नॉट बी लेवीड ऑन सर्टेन गुड्स। जीएसटी विल नॉट बी लेवीड ऑन सर्टेन गुड्स। क्या एक ही बात है? तो जीएसटी और सीजीएसटी एक ही है, आगे जाके जीएसटी बोलेंगे, सीजीएसटी नहीं। हाँ, ये सेक्शन सीजीएसटी का है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को जीएसटी बोलना है। अब यहाँ सीजीएसटी लिख देंगे। हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, और कौन कौन सा है? एविएशन टरबाइन फ्यूल, क्रूड पेट्रोलियम। इन सबको जो है बाहर रखा गया है, बट इन फ्यूचर अगर जरूरत हो तो इनके ऊपर भी जीएसटी जो है लगाया जा सकता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? देखो 9 सबसेक्शन 3, देखो जनरली जीएसटी कौन डिडक्ट करेगा, मतलब कौन चार्ज करेगा? सप्लायर। जैसे मान लो ए ने बी को सप्लाई करी तो ए ही तो इनवॉइस काट के देगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जिसका डेडिकेटेड चैप्टर है इसका भी आगे जाकर के, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। जनरली क्या है, जनरली ये जैसे सप्लायर है उधर कस्टमर है। जब सप्लायर को जीएसटी काटना हो, जैसे नॉर्मली आप जाते हो शॉप पर किसी पर भी, वो आपको बिल देते हैं, जीएसटी लगा होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को जीएसटी देना पड़े। जब कस्टमर के ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आती है तो उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, जहां पर अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जब आपके ऊपर आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वहां पर क्या होगा कि एक लिस्ट दे रखी है, बोला ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये चीज सप्लाई करेगा तो आरसीएम लगेगा। तो आरसीएम ऐसे नहीं लगता। पहली बात तो जो पर्सन सप्लायर है वो भी क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड। रिसिपिएंट भी क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड। और तीसरी चीज क्या है कि वो गुड्स या सर्विस भी क्या होने चाहिए? स्पेसिफाइड। जैसे मान लो नॉर्मली बात करें, ये जैसे मान लो पाटीदार गया किसी शॉप पे, पाटीदार गया, बोला ये सप्लाई जो कर रहे हैं इस पे आरसीएम लगेगा। बोले ये क्या है आरसीएम? आपको नॉर्मल आदमी को कोई बोले कि तुमको जीएसटी देना है तो जनरली नॉर्मल पब्लिक पे आरसीएम नहीं लगता। बट वहीं मैं बोलूं, मान लो मैंने कोई लीगल एडवाइजरी सर्विस दी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को और उसको है ना आरसीएम में कवर कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा भाई इस पे जीएसटी किसको देना है? रिलायंस को, रिसिपिएंट को। क्या रिलायंस दे सकती है? दे सकती, कैपेबल है वो। तो जनरल अपन आगे जाकर के देखेंगे, रिसिपिएंट भी क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड आदमी। और सप्लायर भी क्या होता है? रजिस्टर्ड। इसके अंदर अपन आगे जाकर के देखेंगे। तो नॉर्मली आप ये मत सोचना कि हमारे ऊपर भी कभी आरसीएम लगाया जाएगा, क्या नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आम जनता कहां से रजिस्ट्रेशन कराएगी जीएसटी में, कहां से भरोगे, तो वो बात अलग है। यहां पर आते हैं अब वापस से अपन, क्या बोला गया देखिए, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। जब इसको जीएसटी पे करने की नौबत आ जाए, कंडीशन आ जाए, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो क्या लिखा है इस सेक्शन में, टैक्स पेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, CGST shall be paid by the recipient of goods or services or both on reverse charge basis in the following cases। अब कुछ केसेस है, केसेस कहां पर है भाई? आरसीएम वाले चैप्टर में, यहां पर नहीं है। यहां तो लिख दिया जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा वो। क्या गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है।
तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है वो गुड्स और सर्विसेज जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है वो आगे जाकर के डिस्कस करेंगे हम आरसीएम चैप्टर के अंदर, और जो जीएसटी काउंसिल ने गवर्नमेंट ने आरसीएम में जिनको कवर भी कराया। आगे देखो एक बात और बोली गई, सप्लाई ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर, ये अलग सेक्शन है। ये 9.4 आ गया, 9.4 पे नहीं जाते, पहले 9.3 को कंप्लीट करते हैं। 9.3 ने क्या बोला? 9.3 बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड या नोटिफाइड लिख दो इसको, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज बाय नोटिफाइड सप्लायर एंड रिसिपिएंट will be charged on RCM बेसिस। RCM मतलब रिवर्स चार्ज बेसिस पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे।